हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा ही साधन है। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। ये आज तीसरा का दिन है, जिसका नाम है दिल्ली 12वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी तक। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा राजा के बारे में, राजाओं के बारे में। इस चैप्टर में भी राजा और साम्राज्य के बारे में ही है, पर पहले जो हिंदुस्तानी राजा हुआ करते थे, जैसे तोमार्स, चौहान्स और साउथ के राजा चोला चेरा और पांड्यास या फिर मगध के राजा, उन लोग के ध्वंस का एक बहुत बड़ा कारण था दिल्ली सल्तनत पे रूल करना। किनके द्वारा? इन्वेडर्स के द्वारा। और इन्वेडर्स कौन थे? सबसे पहला जो इन्वेड करने आया था बाहर से, वो था मोहम्मद बिन कासिम। बाहर से इन द सेंस जो मुस्लिम कम्युनिटी का था, ठीक है, इस्लाम को जो मानता था, मोहम्मद बिन कासिम। उमायद खलीफत, जो कि दूसरा खलीफत था, उसमें एक गवर्नर था। उस गवर्नर को बोला गया था कि आप सिंध के पार जाओ, वहाँ पे लड़ झगड़ करके और उस लैंड को लेकर के आए, क्योंकि वहाँ पे पानी ज़्यादा है। तो उसने अपने भतीजे को, जो कि 18 साल का था, मोहम्मद बिन कासिम को, उसको भेजा। ठीक है, वो वहाँ पे गया करीबन 700 के अराउंड। इससे पहले मैं बता दूं कि 570 में मोहम्मद का जन्म हुआ था मक्का में, और 600 के अराउंड पे 30 साल की उम्र में उसने इस्लाम का इजाती किया। हाँ, तो फिर मोहम्मद बिन कासिम पहुंचता है सिंध। वो सिंध को जीत भी जाता है और 18 साल की उम्र में जीतता है। लेकिन वो दिल्ली नहीं आ पाता, मतलब जो आज का मॉडर्न डे भारत है वो वहाँ नहीं आ पाता है। वो पाकिस्तान और बलोच का एरिया में ही रह जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग आते हैं, मोहम्मद गोरी, और उसके स्टोरी के बारे में हम आगे जानने वाले हैं। तो ऐसा कुछ था, क्योंकि जब मोहम्मद बिन कासिम आया था तब भी कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, जैसे पृथ्वीराज थे। ठीक है, पृथ्वीराज के बारे में सबने सुना है, जिसको मोहम्मद गोरी ने मार दिया था। और तो वो वहीं तक रह जाता है। 700 में आने के बावजूद करीबन 200-250 साल लगते हैं दिल्ली सल्तनत बनाने में, या फिर दिल्ली को कनकर करने में। इसी के ऊपर पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है, एंड वी विल टॉक अबाउट इट नाउ लाइन बाय लाइन। ठीक है, सो यू लिसन केयरफुली, एंड कोई भी डाउट होने से कमेंट करना। आई विल बी देयर टू आंसर ऑलवेज एंड फॉर एवर, बिकॉज मैं नल्ला हूँ। ठीक है, ये लाइन काट देना। In chapter 2, we saw the regions like the Kaveri Delta became the center of large kingdoms. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? आपने देखा ना, कावेरी कहाँ था? वो आज के मॉडर्न डे तमिलनाडु में है। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे कावेरी को हरपाने के लिए चोला ने फाइट करा था। ठीक है, तो उसको साइड अपार्ट करते हैं। पर ये कभी सोचा है कि दिल्ली को क्यों कैपिटल बनाना चाहता है कोई? और मतलब कि जो टर्किश इन्वेडर्स थे या फिर इस्लामिक इन्वेडर्स थे, वो लोग दिल्ली को क्यों ऐसा फोकस मान करके चल रहे थे, जबकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट लार्ज किंगडम हुआ करते थे, जैसे मगध हो गया था, तो वहाँ पे क्यों नहीं गए? ठीक है, क्योंकि 12वीं शताब्दी में दिल्ली एक इंपॉर्टेंट शहर बन गया था। ये बहुत ही वायबल रीज़न नहीं है, पर हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। दिल्ली बिकेम फर्स्ट द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमार राजपूत्स। तोमार राजपूत्स के शासन के अंदर में दिल्ली पहली बारी कैपिटल बना। ठीक है ना, दिल्ली पहली बारी कैपिटल बना। और जिनको इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी, मतलब कि 12वीं शताब्दी के आसपास चौहान्स ने हराया। जहांमनास, जिसके बारे में हमने बात किया था, वो पृथ्वीराज चौहान जी थे। इट वॉज अंडर द तोमार्स एंड चौहान दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। जब तोमार और चौहान के अंडर में दिल्ली था, तो ये इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर बन चुका था। मतलब उन्होंने कई सारे मंदिरें बनाई थी, तो वहाँ पे जो है जीवनी का रीजन्स बहुत सारा था। बहुत सारे जैन मर्चेंट वहाँ पे थे, आकर के बहुत सारे टेम्पल्स बनाए। कॉइन्स निकले, कॉइन्स का नाम था ढेलीवाल। ठीक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में था। मतलब कि यहाँ पे करेंसी जो है फ्लो कर रहा था, पैसा ही पैसा। दिल्ली पे कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, और दिल्ली को कैपिटल बनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि दिल्ली जो है वो सेंट्रल इंडिया का गढ़ है, और आप सेंटर से ही पूरे के पूरे गढ़ को अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि दिल्ली बीइंग द सेंटर, क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रैटेजिकली देखो या फिर कोई से भी रीज़न से देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली जो है वो कितना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, और अब हम लोग टेबल 1 की तरफ थोड़ा सा देखेंगे और 5 डायनेस्टी के बारे में जानेंगे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत का निर्माण किया, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, सबसे पहले ये अनंगपाला है, जो कि 1130 से 1145 तक राज किया।
जो कि तोमार का राजा था, मतलब कि तोमार राजा थे, जैसे पान सिंह तोमार है वैसे ही तोमार। फिर चौहान्स ने राज किया 1175 से लेकर के 1192 के बीच में पृथ्वीराज चौहान थे। फिर टर्किश रूलर्स आए 1206 से लेकर के 1290 तक। फिर खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी, ठीक है, इनके अराउंड दिल्ली सल्तनत था। फिर बाद में 1526 में बैटल ऑफ पानीपत वन, जो पहला वाला था वॉर, उसमें क्या नाम था उसका, बाबर जीत जाता है और फिर मुगल एम्पायर का शासन रेडी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो दिल्ली सुल्तान जो थे, दिल्ली के जितने भी सुल्तान थे, उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे शहर बसाए। फतेहपुर सिकरी नहीं, बहुत सारे, मतलब कि जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, ये सब जो है वो लोगों ने बनाया, और दिल्ली को दिल्ली उन्होंने ही बनाया, है ना। क्योंकि आर्किटेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में या किसी भी सल्तनत के डेवलपमेंट में, ठीक है। दिल्ली, पूना, सिरी और जहांपना, तो ये मैप 1 में देखो, और यहाँ पे देखो ये है जहांपना। हौस खास आज भी आप सुने हो, और वहाँ पे है ही। और यहाँ पे दिल्ली ई कोहना, ये रहा दिल्ली कोहना, और है सीरी, ये रहा सीरी, ठीक है। इस एरिया में जो है बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हुए, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है ना। सबसे पहले आनंगपाल थे 1130 से लेकर के 1526 के बीच में किसका शासन, अगर आपको जानना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ठीक है। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरीज है जिसके बारे में हम अभी नहीं तो या फिर कभी और पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर द सुल्तान्स, तो वो पर्शियन लैंग्वेज में हिस्ट्री को, इतिहास को तारीख बोलते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, विद डेट, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स, तो दिल्ली सुल्तान्स के अंदर में जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे वो फारसी था, मतलब कि पर्शियन लैंग्वेज वो लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और जो लोग तारीख लिखते थे, तारीख कहने का मतलब है हिस्ट्री, जो इतिहास लिखते थे, वो लोग बहुत ही तेज़ व्यक्ति लोग होते थे। वो सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स या कोर्टियर्स, ये लोग लिखते थे, ठीक है। जिनको कहा जाता था कि आप लोग बढ़िया चीज़ लिखो। ये ऑब्वियस सा बात है कि अगर हम किसी सुल्तान के सुल्तान है कहीं पे, मतलब किसी भी सल्तनत के, तो वहाँ का लोग आउट ऑफ खौफ या फिर चापलूसी करने के चक्कर में वो मेरे बारे में अच्छा लिखेगा, लिखना ही चाहेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है कोई भी। इसी को बोलते हैं हिस्टोरिकल यूलॉजी, ठीक है, यूलॉजी। द सर्कल ऑफ जस्टिस, फक्र मुदब्बिर wrote in the 13th century, a king cannot survive without soldiers, बिना सिपाही के एक राजा जी नहीं सकता है। और द सोल्जर जो है बिना सैलरी के जी नहीं सकता है, और सैलरी जो है वो रिवेन्यू कलेक्शन से आता है। लेकिन पीजेंट जो है वो तभी रेवेन्यू पे कर सकते हैं जब वो खुद समृद्ध है और वो खुश है। और ये तब होता है जब कोई भी राजा उन लोग को न्याय और ऑनेस्ट गवर्नेंस देता है। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे घर में कुछ पैसे आ रहे हैं 20,000 रुपया, तो ये 20,000 मेरा नहीं है, ठीक है। अपने घर को चलाने के लिए या फिर जिस सड़क में हम चलते हैं उसमें ये 20,000 हम नहीं देना चाहेंगे। एटलीस्ट रोड बनाने के लिए तो नहीं देना चाहेंगे, खुद से नहीं देंगे, क्योंकि आप मैनेज कर लोगे कुछ ना कुछ करके। इसलिए आप एक राजा चुनते हो ताकि वो आपके पैसों को मैनेज कर सके सबके लिए, ठीक है। और वो तभी पैसा देंगे लोग, टैक्स तभी भरेंगे जब आपको समझ में आएगा, आपको ऐसा फील होगा कि टैक्स जो है मेरा वो सही जगह जा रहा है, मतलब डेवलपमेंट दिख रहा है। इसलिए भारत में आधा से ज़्यादा लोग टैक्स नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनको कुछ दिखता भी नहीं है कि हाँ ठीक है क्या डेवलपमेंट हो गया है, या उनको अपना फ़ायदा नहीं दिखता है। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। पहला, कि तारीख का जो ऑथर था वो अलग अलग शहरों में रहता था, ठीक है, और विलेजेस में बहुत कम रहता था, मेनली शहरों में ही रहता था, मेनली दिल्ली में ही रहता था। वो लोग सुल्तान का इतिहास इसलिए लिखता था ये सोच करके कि वो लोग को कुछ रिवॉर्ड मिले, मतलब कि अब खुश होकर के सुल्तान के बारे में लिखेगा, सुल्तान जो है वो 100 फीट के थे और 500 किलो वजन के थे, और वो ढेर सारा तिल का तेल पी जाते थे। तो वो खुश हो जाता था कि वाह क्या लिखा है मेरे बारे में, मेरा जो आने वाला जनरेशन है वो सुनेगा तो कितना गौरवान्वित महसूस करेगा कि मेरा दादा परदादा ऐसा था, ठीक है, शूरवीर योद्धा। इसलिए उन लोग को प्रेज करने के लिए वो लोग अच्छा अच्छा शब्द लिखते थे। These authors advised rulers to the need of the preserve
एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन द बर्थ राइट एंड जनरल डिस्टिंक्शंस। और ये जो ऑथर्स थे ये लोग मनगढ़ंत चीज़ बताते रहते थे राजाओं को, ठीक है। ये कि एक सोशल ऑर्डर, एक समाज में एक ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आपको जन्म के आधार पे और क्या बोलते हैं जेंडर के आधार पे आपको कुछ न्याय, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं कोर्ट में काम कर रहा हूँ तो मेरा बालक ही कोर्ट में काम करना चाहिए और कोई भी नहीं, ठीक है। ये जो है ये सब आइडिया सबके साथ शेयर नहीं होता था, बल्कि जो राजा था सिर्फ उसी के साथ शेयर किया जाता था कि आप समझ रहे हो राजा, मेरा बेटा को ही बनाना, नहीं तो हम तुम्हारे बारे में खराब शराब लिख देगा। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटे, ठीक है 1236 देख लेते हैं इल्तुतमिश कब आया है। ये इल्तुतमिश है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि टर्किश रूल में आता था 1206 से 1290 में। जब इल्तुतमिश जो है वो अपना शासनकाल में अपनी बेटी को गद्दी देता है जिसका नाम था रजिया सुल्तान। उस टाइम का जो क्या बोलते हैं क्रॉनिकलर है, जो इतिहासकार है, जो वहाँ पे इतिहास लिखता है, उसका नाम है मिनहाज सिराज। वो देखता है कि जो रजिया सुल्तान है वो काफ़ी काबिल है और काफ़ी क्वालिफाइड भी है अपने सारे भाइयों से, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं है इस बात को लेकर के, ठीक है, कि अपनी किसी रानी को हम अपना राजा समझे, ना ही वहाँ के कोर्ट के लोग उसको अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली जो है रजिया सुल्तान का मौत हो जाता है, उसको हटा भी दिया जाता है 1240 में, क्योंकि वो एक गुलाम से प्यार करने लगती है और भी बहुत कुछ बिला 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 रीज़न रहता है। पर इसका नाम याद रखना, मिनाज सिराज। उसको क्या लगता था रजिया के बारे में जो उसने लिखा है, ठीक है ना, वो सोचता था कि रानी का रूल जो है वो सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट है, जो अल्लाह ताला ने सोशल ऑर्डर बनाया है उससे अलग है, जहाँ पे महिलाओं को मर्दों के अधीन होना चाहिए। इसलिए उसने लिखा है, रजिस्टर किया है कि गॉड का बनावट में जो भगवान ने बनाया है वो जो है उसके ऑर्डर में नहीं आना चाहती है, ठीक है ना, और वो जो है मर्दों के बराबरी नहीं कर सकती, इसलिए इसको रानी नहीं होना चाहिए। तो on her inscriptions and coins, Razia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish, and this was in contrast of the Queen Rudram Devi of the Kakatiya dynasty. Rudram Devi of the Kakatiya dynasty of Warangal, part of modern Andhra Pradesh. Rudram Devi changed her name on her inscriptions and pretended she was a man. Another queen, Didda, ruled in Kashmir. ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है ना। रजिया सुल्तान का हम सुनते हैं, लेकिन इसके बारे में रुद्रम देवी, ये एक बड़ा बड़ा नाम है रुद्रम देवी। ये जो है महिला शासक थी। फिर ये दीदा जो है ये कश्मीर में राज की 980 से 1003, 23 साल। His title is interesting. It comes from Didi, or elder sister, and obviously affectionate term given to the loved rulers by her subjects. ठीक है, तो आप जो है अब मैंने मिनाज सिराज के बारे में आप समझिए कि वो क्या सोचता है। पहली बात तो इस्लामिक टेक्स्ट में ऐसे साफ है कि विमेन आर सबऑर्डिनेट टू द मेन, मतलब कि मेन जो है वो प्रायोरिटाइज किए गए हैं। इसलिए उसको नहीं पसंद आया, ना उसको समझ में आया कि जब अल्लाह ताला ने प्रायोरिटाइज कर दिया ऑलरेडी, तो ये कैसे इसके पास ज़्यादा बुद्धि आ गया अपने भाइयों से, मर्दों से कैसे ज़्यादा बुद्धि आ गया, और इसको क्यों इतना राजगद्दी मिलना चाहिए, इतना इज्जत मिलना चाहिए। हालांकि उसने 4 साल तक राज किया 1236 से 1240 के बीच में, पर ठीक है, ठीक है। अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खिलजीज एंड द तुगलक्स। तो खिलजी और तुगलक है वो लोग का रूल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। एक राज्य का स्थापना होने के बाद दिल्ली सल्तनत को कुछ काबिल गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स का जरूरत था, ठीक है। तो वो जो है एरिस्टोक्रेट और लैंडेड चीफ्टेंस रादर देन अपॉइंटेड एरिस्टोक्रेट्स, वो लोग एरिस्टोक्रेट्स को अपॉइंट करने के बजाय चीफ्टेंस जो लैंड कंट्रोल करता है वो सबको गवर्नर बनाता था, ठीक है। स्पेशली इल्तुतमिश, वो जो है स्पेशल स्लेव्स को परचेस करके military service called Bandagan in Persian. They were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom. Since they were totally dependent upon their masters, the Sultan could trust and rely upon them. The early Delhi Sultan, especially Iltutmish, favored their special
slaves purchased for military service called the बंधगन। जो slaves थे जिनको खरीदा जाता था मिलिट्री सर्विसेज के लिए, उसको बंधगन बोलते थे। और सुल्तान इल्तुतमिश जो है वो ये स्लेवरी को और स्लेव को बहुत ही अप्रिशिएट करते थे, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज में ये स्लेव्स का इस्तेमाल किया जाता था। वो लोगों को केयरफुली ट्रेन करके वहाँ पे पोस्ट किया जाता था, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि स्लेव्स जो है वो कभी भी अपना मास्टर को धोखा नहीं देगा, क्योंकि स्लेव्स अपने मास्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसीलिए सुल्तान इल्तुतमिश जो है वो बहुत फेवर करते थे स्लेव्स को। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्लेव्स रादर देन सन्स। एक स्लेव जो है जिसको लाया गया है, प्रमोट किया गया है और सुल्तान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवन भर के लिए रखा गया है, वो लोग जो है वो ज़्यादा वर्दी होते हैं। पता है किससे? सुल्तान के बच्चों से या सुल्तान के बेटे से। Khiljis and Tours continue to use Bandhagan and also raised a people of humble birth who were often their clients. खिलजीज और तुगलक जो है वो बंधगन का रेगुलर यूज़ करते थे। उनको जो भी इस्लाम में पैदा हुआ रहता था या किसी ऊंची जाति को बिलोंग करता था उसको रेस करके बड़ा करते थे, ठीक है। और स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वेयर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पेट्रन्स। जो स्लेव्स थे और क्लाइंट्स थे वो लोग अपने मास्टर से और पेट्रन से बहुत ज़्यादा ही लॉयल थे, लेकिन अपने उत्तराधिकारियों के साथ नहीं थे। सुल्तान लोग का अपना खुद का सर्वेंट्स हुआ करता था, जिसके वजह से जब कोई नया राजा आता था तो वो लोग को काफ़ी प्रॉब्लम होता था अपने कर्मचारियों के साथ साथ रहने में, ठीक है, उनके द्वारा काम करने में। और तभी वो लोग ऐसा एक सिस्टम बना करके रखे थे जहाँ पे जो भी पुराना चिफ्टन्स का लड़का है वही आकर के बनेगा जो भी, ठीक है, क्योंकि दूसरा अगर कोई नया आदमी आता है तो वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज खुमर, a wine distiller, Feroz Hazam, a barber, Manka Tabakka, a cook, and two gardeners, Ladha and Pira, to high administrative posts. Ziauddin Barani, a mid-14th century chronicler, reported their appointments as a sign of the Sultan's loss of political judgment and his incapacity to rule. ये बरानी का कहा हुआ जो है सीन के जो मोहम्मद तुगलक थे, सुल्तान मोहम्मद तुगलक, उन्होंने अजीज़ खुमर जो कि वाइन बनाता था, फिरोज़ हजाम जो कि नाई था, मानका तबाक का जो एक कुक था और दो गार्डनर्स, ये सारे जो है वो लोग पिछड़ी जाति को आते थे, फिर भी सुल्तान ने इन लोग को एक हाई पोस्ट दिया। तो ये दिखाता है कि सुल्तान का जो है पॉलिटिकल जजमेंट कितना ख़राब है और उनका अधिकार करने योग्य ताकत नहीं है। Like the earlier sultans, the Khilji and the Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territories of various sizes. ठीक है, पुराने सुल्तानों के तरह खिलजी और तुगलक जो है वो मिलिट्री कमांडर्स को एज गवर्नर्स अलग अलग शहर में, अलग अलग राज्य में अपॉइंट करते थे। वो उस शहर को, उस जगह को इक्ता बोला जाता था, और जो उस जगह पे राज करता था, जो चिफ्टेंस रहता था या मिलिट्री कमांडर्स उस पर राज करता था, उसको इक्तादार कहते थे या फिर मुक्ति कहते थे। द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स इन द टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। ये एक सिंपल कॉन्क्वेस्ट है, दिस इज अ साम्राज्य, राइट। इसके अंदर अब अलग अलग जगह है, ये मान लो मगध का एरिया, हरियाणा का एरिया, कोच्चि का एरिया, अलग अलग एरियाज है, ठीक है। सुल्तान एक जगह पे बैठा है, वो क्या करता था कि अपने यहाँ का मिलिट्री कोई लीडर होगा, कोई अच्छा काम करने वाला होगा, जो जिसको सुल्तान पसंद करता होगा, उसको एक जगह का राजा बना दिया, मतलब तुम यहाँ पे रूल करो, तुम यहाँ पे देखो। ये सब जगह को, इस छोटे छोटे जगह को इक्ताज बोलते हैं, और जो इस पे शासन कर रहा है उसको बोलते हैं इक्तादार, ठीक है। In exchange of their military service, the Muktis collected the revenue for the assignments as a salary. सैलरी वो लोग डायरेक्टली पे नहीं करते थे, जो भी रेवेन्यू इस सब जगहों से आता था, इस जगह से, इस जगह से, इस जगह से, इस जगह से, अपने अपने छोटे मोटे सिटी से, इक्ताज से, वो सब वो लोग एज अ सैलरी लेते थे, ठीक है, और अपने सोल्जर्स को भी इसी रेवेन्यू से पे करते थे। मुक्तीज पे कंट्रोल पाना बहुत ही इफेक्टिव साबित हुआ। अगर वो जो ऑफिस है वो इनहेरिटेबल नहीं होता तो वो लोग इक्तास को
छोटे टाइम के लिए शिफ्ट कर देते हैं, मतलब कि एक एक पावर से दूसरे हाथ में शिफ्ट कर देते हैं। दिस हार्श कंडीशन ऑफ सर्विस वेर rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. Accountants were appointed by the state to check out the amount of revenue collected by the muktis. Care was taken that the mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. जो इक्तादार या फिर मुक्ति होता था, वो लोग फिर रेगुलर चेक रखा जाता था सुल्तान के द्वारा कि ये लोग सही से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और वो लोग जो है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स रखा है कि नहीं, क्योंकि कभी भी बगावत हो सकता है और बगावत को रोकने के लिए वहाँ पे आर्मी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। As the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samant aristocrats, and the rich landlords to accept their authority. Under Alauddin Khilji, the state brought the assessment and collection of land revenue under its own control. जब यहाँ पे ये लोग का राज आया, अलाउद्दीन खिलजी आया, मतलब खिलजी डायनेस्टी जब आया, तभी वो लोग सामंत लोग का ताकत को रोक दिया। अब लैंड ओनर्स लोग जो है वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेगा, बल्कि राजा खुद ही अपने अंदर ले लेगा इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि जब मिडल मैन से पैसा होकर के आता है, रेवेन्यू होकर के आता है, तो वो गायब हो जाता है। द राइट्स ऑफ द लोकल ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस ऑफ द लोकल चिफ्टेंस टू लेवाई टैक्सेस वॉज कैंसल्ड एंड देयर वर अलाउड फोर्स टू पे टैक्सेस। मैंने कि अब जो है, क्योंकि राजा के अंदर में है, तो कोई भी जो घुसखोरी नहीं कर सकता है, कोई भी नाटक नहीं कर सकता है, अब उसको टैक्स देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। सब लैंड के लिए एक अकाउंट बनाया गया, कौन सा लैंड कितना है, वो लोग एस्टिमेशन करते थे कि किस में कितना खेती हो सकता है, कितना चावल देना चाहिए और कितना कर देना चाहिए। वहाँ पे 3 तरह का टैक्सेस था। पहला कल्टीवेशन के ऊपर, जिसको खर्च बोलते थे, ठीक है, और जिसको बोलते थे कि 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस जो है वो एज ए टैक्स ही चला जाता था। दूसरा गैया पालन पे, और चौथा घर के लिए। 3 टैक्सेस, ठीक है ना, होम टैक्स और गैया पालन टैक्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स, ठीक है। मतलब कि ये जानना ज़रूरी है कि बहुत सारा हिस्सा में दिल्ली सल्तनत कंट्रोल नहीं कर पाई थी। जैसे दूर के प्रोविंस जैसे बंगाल हो गए और साउदर्न इंडिया हो गए, ये सब। The entire region became independent. Even in Gangetic Plain, there were forested areas of the Sultanate force could not penetrate. Local chieftains established their rule in this region. Sometimes rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control on these areas, but only for a short duration. It was very tough कि हम लोग वहाँ का रीजन को कंट्रोल कर सके अपने अंदर में। हम लोग माने क्या नाम था यार, तुगलक लोग हो गए वो लोग, ठीक है ना। Ibn Battuta, a 14th century traveler from Morocco, Africa, explained the chieftains sometimes fortified themselves in mountains, in rocky, uneven, and rugged places, as well as in bamboo roofs. In India, the bamboo is not hollow, it is big. The several parts are so intertwined that even fire cannot affect them, and they are on the whole for us very strong. पद्मावत की मूवी में देखा होगा, या फिर वो तानाजी की मूवी में देखा होगा कि मुगल्स क्या ताकत अपनाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, फोर्ट्स बनाते हैं और कई सारा चाल चलते हैं। द मंगोल्स अंडर जेंगिस खान इन्वेडेड ट्रांजाक्सियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड द दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर। 1219 में जंगिस खान ने ट्रांजाक्सियाना पे कब्जा कर लिया और उसके बाद दिल्ली सल्तनत को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। दिल्ली सल्तनत में मंगोल अटैक आया, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का रेन को, उसका एम्पायर को, का टाइम को, अवधि को बढ़ा दिया, ठीक है। This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. क्योंकि वहाँ पे रेगुलर जो है इन्वेजन होते रहता था, कभी तैमूर आ जाता है, कभी जंगीश खान आ जाता है, इसलिए दिल्ली में एक बड़ा आर्मी उसको चाहिएगा। इसलिए वो बार बार ही स्लेव्स को लाता था to force him to fight for him. The Sultanate in the 15th and 16th centuries. 15 और 16वीं शताब्दी में कौन सा था? तो लोडी डायनेस्टी जो है वो 1526 तक रूल किया दिल्ली और आगरा में। उसके बाद जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरा साउथ इंडिया,
वहाँ पे इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, जहाँ पे, और ये ऐसा भी जगह है जब हम लोग देखें कि अफगान और राजपूत कैसे आगे बढ़ा इस समय में। ठीक है। शेरशाह सूर, शेरशाह सूरी जो कि 1540 से 1545 में अपना कैरियर चालू किया एज अ मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टेरिटरी ऑफ हिज अंकल इन बिहार, एंड थोड़े समय के बाद उसने चैलेंज किया और हराया मुगल एम्पायर हुमायूं को 1530 से 1540, 1555 से 1565 में। शेर शाह जो है कैप्चर कर लिया दिल्ली को और अपना खुद का एक डायनेस्टी बनाया, द सूर डायनेस्टी, जो कि सिर्फ 15 साल ही तक चला, क्योंकि उसके बाद आ गए थे अकबर मियाँ 1565 से 1605। शेर शाह's एडमिनिस्ट्रेशन बिकम अ मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्पायर अकबर। शेर शाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो वो was the model followed by the great emperor अकबर। शेर शाह तो तभी मर गया था। ठीक है, तो अकबर जो है वो शेर शाह का मॉडल का उपयोग करके जीतने का कोशिश किया अलग अलग जगहों को। सबसे पहले कौन आया दिल्ली में, कौन आया था, कौन आया था सबसे पहले तो तोमर्स थे ना, फिर चौहान्स, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। रूलर्स फर्स्ट established his or her capital at दिल्ली, वो तोमार्स थे। What was the language of the administration under the Delhi Sultans? तो पता है ना, फारसी, the Persian language। In whose reign did the Sultanate reach its farthest extent? सबसे ज्यादा बड़ा किसके एक्सटेंट में आया था? तो नहीं पता। From which country did Ibn Battuta travel to India? ये भी नहीं पता। इब्न बतूता, मोरक्को। ठीक है, चल नहीं रहा सही से। According to the circle of justice, why is it important for military commanders to keep their interest on the peasantry in mind? वो क्योंकि जितना भी धन आता है वो पीजेंट से ही आता है, और वो एक इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट सोर्स का है, तो सोर्स ऑफ इनकम वही का है। व्हाट इज मेंट बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत? वो जो दिल्ली के आसपास है और दिल्ली से जो दूर है वो एक्सटर्नल है। इंश्योर द मुक्तिस परफॉर्म देयर ड्यूटीज, वो भी ऐसा बात है कि वो लोग स्लेव लेकर के आता था, एक ऐसा स्लेव जिसका माँ बाप नहीं है और वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है अपने मास्टर पे या फिर पेट्रन्स पे। तो यही सीन था। बहुत ही नींद आ रहा है हमको, किसी को भी डाउट हो तो ज़रूर पूछना, बाकी बाद में करते हैं, ठीक है ना, बाय।